हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे थर्ड यूनिट के थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है, दैट इज रिगार्डिंग द मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सिलेबस के अंदर इसके स्टार्टिंग में दो आर्टिकल दिए हुए हैं। एक तो करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है किसकी? ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने म्यू एल से निकाला था। और ये दोनों आर्टिकल प्रीवियस जो चैप्टर था उसके अंदर ये दोनों आर्टिकल मैंने डिस्कस कर दिए थे वही, तो आप वहां से इसको रिव्यू कर लें। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस मीन्स ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल मोशन म्यू एल निकाला था हमने, और ये आपके पास आया था NEH/4πm। बोहर्स मैग्नेट्रॉन की बात करें तो ये दोनों आर्टिकल यहाँ इस चैप्टर में करने की वजह से हमने प्रीवियस चैप्टर में कर ली, तो वहां से कर ले। इस चैप्टर के हैं ये सिलेबस, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की, और मैग्नेटिज्म वर्ड की हिस्ट्री और ओरिजिन से बात करते हैं, क्योंकि दिस वर्ड इज नॉट न्यू। अराउंड 600 BC, अराउंड 600 BC थेल्स ऑफ माइलेटस ने किसी खदान में एक कोई ब्लैक सा स्टोन मिल गया, और स्टोन की प्रॉपर्टी काफी अमेजिंग, सरप्राइजिंग थी, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इस प्रॉपर्टी जो अट्रैक्शन की थी, दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। इस अमेजिंग प्रॉपर्टी को रिकॉल कर दिया एज ए मैग्नेटिज्म, बिकॉज दैट स्टोन वाज फाउंड इन द मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एशिया माइनर, और स्टोन को नाम दे दिया मैग्नेट। तो अराउंड 600 BC a black stone was found in Magnesia district, in Magnesia district of Asia Minor, which stick to the digging instruments like pieces of iron, cobalt, nickel, एटसेट्रा। ठीक है, एक्चुअली ये जो स्टोन मिला था और इसके बारे में जो स्टडी की थी, थेल्स, आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में थेल्स थ्योरम सुनते हो, थेल्स ऑफ माइलेटस। So this stone was having property of attracting the pieces of iron, cobalt and nickel towards itself, and that property was quite amazing. So around 600 BC, black stone was found in the Magnesia district of Asia Minor, which has the property of sticking or attracting, stick की वजह attract word use कर सकते हैं, attracting to the digging instruments like pieces of iron, cobalt, nickel, etc. This property of attraction, जैसे कि कोई जादू सा हो रहा हो, this property of attraction, ऐसे दूर से ही खींच रहा है, this property of attraction was quite amazing and recalled as magnetism। तो इस property of attraction को क्या नाम दिया? magnetism नाम दे दिया, और जो स्टोन था उस स्टोन को नाम दे दिया मैग्नेट, बिकॉज मैग्नीशिया डिस्ट्रिक्ट में मिला था।
and the stone was called as a magnet. ये जो अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेट का, ये ग्रीक में डिस्कवर हुआ, ग्रीस, और इसकी एक लीडिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि चाइनीज ने डिस्कवर की थी। एक्चुअली इस स्टोन का जो केमिकल कंपोजिशन देखा गया, दैट केमिकल कंपोजिशन इज Fe3O4, एक आयरन का एक ऑक्साइड है जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट ओर, आयरन मिनरल की एक और है मैग्नेटाइट ओर, Fe3O4, ये इसका मैग्नेट का क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, अब ये कहा गया कि अगर इस मैग्नेट की एक कोई बार लेकर के और उसको किसी रीड स्पॉट से, किसी अनस्पन थ्रेड की हेल्प से अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है और अगर डिस्टर्ब भी करके छोड़ा जाता है, देन इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मींस एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है, तो मींस लीड करने का काम करती है। तो इसको नाम दिया गया लीडिंग स्टोन और लॉर्ड स्टोन। तो इसको लॉर्ड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी नाम देते हैं। और इसकी लीडिंग प्रॉपर्टी का आइडिया किन लोगों ने लिया था, चाइनीज और ग्रीक के लोगों ने, ग्रीस ने इसकी अट्रैक्शन का आइडिया लिया। तो इसके पास अट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ऑफ लीडिंग और डायरेक्शन की। सो इट वाज यूज्ड इन मेकिंग द कंपास। अर्ली जो कंपास है वो बनाने का काम भी किया था। नाउअडेज जो कंपास यूज की जाती है वो गायरो कंपास होती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन हुआ Fe3O4, मैग्नेटाइट ओर है। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल और देयर अलॉयज, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लीड करता है लॉर्ड स्टोन। और इसकी जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज क्वाइट अमेजिंग, सो इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द किसिंग स्टोन। तो वर्ड दे सकते हैं किसिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन या लॉर्ड स्टोन, और द वर्ड मैग्नेट। सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं कि जो ये पीस मिले नेचुरली, तो नेचुरली अकरिंग जो मैग्नेट होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, उनकी शेप कोई डेफिनेट नहीं होती। नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप के होते हैं। लेकिन हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट बना सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन करके सपोज ये हमारे पास कोई एक मैग्नेट है और इसके ऊपर हम कोई सॉफ्ट आयरन की कोर ले लें और इसके ऊपर इसको इस तरह से स्लाइड करके लेके आए, फिर इसको इसके वैसे टिका दें, फिर दोबारा से स्लाइड किया, फिर टिका दिया। तो इस तरह से इस मटेरियल के अंदर भी क्या जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर अर्थ के अंदर डीप बोरिंग कर देते एक आप सॉफ्ट आयरन पीस को और कुछ टाइम के बाद उसको निकालते हैं, दैट इट हैज बीन आल्सो फाउंड टू बी मैग्नेटाइज्ड। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम रेगुलर शेप के बनाते हैं और वो शेप हमारे पास एक बार की फॉर्म में भी हो सकती है जिसको हम बार मैग्नेट कर देते हैं, या हॉर्स शू के टाइप में भी हो सकती है जिसको यू शेप मैग्नेट भी कह सकते हैं। या हमारे पास मैग्नेट हम रिंग की फॉर्म में भी ले लेते हैं, या फिर डिस्क की फॉर्म में भी ले लेते हैं, या फिर सिलेंडर की फॉर्म में भी हमारे पास मैग्नेट हम बना लेते हैं। और इन आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए हम आयरन और इट्स एलॉयज लाइक एल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट की होगी एलॉय, या नियोडिमियम के भी मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, वो हम यूज करते हैं। सो ये आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है।
अब हम बात करेंगे बार मैग्नेट की। और बार मैग्नेट एक्चुअली होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल, तो दो पोल का जो पेयर होता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो नाउ अगर हम एक कोई बार मैग्नेट ले लेते हैं और उस बार मैग्नेट को हमने सपोज टेबल पर रख दिया और उसके ऊपर एक कोई पेपर रख दें, कागज या फिर कोई ग्लास शीट रख देते हैं, और उसके ऊपर हम जैसे नमक के डिब्बे के अंदर नमक भर रखते हैं, ऐसे ही अगर हम आयरन फिलिंग्स को अगर स्प्रिंकल करें इसके ऊपर, तो वो आयरन स्प्रिंकल्स आयरन फिलिंग्स हैं वो इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होकर के अपने आप को इस तरह के फॉर्मेट में आपने 10th क्लास में एक्टिविटीज में सीखा होगा ही। तो इस प्रकार से ये अरेंज कर लेती है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस को फोर्स होती थी उसके कुछ सिमिलर पैटर्न्स में, बट नॉट एग्जैक्ट द सेम। तो इस तरह के पैटर्न में ये अलाइन कर जाती है। तो यहाँ आप देखते हो कि जहाँ पे मैक्सिमम कलेक्शन होगा वो एंड्स के नजदीक है। तो इन एंड्स के नजदीक उस फोर्स, इस मैग्नेट की जो फोर्स की स्ट्रेंथ है सबसे अधिक है। तो उन एंड्स को जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है फोर्स की, उन्हें हम नाम देते हैं पोल्स। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज लेते थे, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। उसी तरह से यहाँ पे हम दो पोल लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक लेते हैं साउथ पोल। तो साउथ पोल अगर एस लिख दिया और नॉर्थ पोल अगर हमने एन से लिख दिया, तो साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट मींस नेगेटिव पोल अज्यूम करेंगे। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, स्मॉल एन के टर्म नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है और प्लस एन, और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो एक डाइपोल बन गई, दो हमारे पास पोल हो गए, और इसको बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल भी कहते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट इज a pair of equal and unlike pole separated by a certain small distance। सपोज ये हमारे पास बार मैग्नेट मानी, ये इसका सपोज नेगेटिव पोल है S, और ये सपोज इसका पॉजिटिव पोल है, इसको S लिख दिया और इसको लिख दिया आपने N। नेगेटिव पोल का मतलब नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ, पॉजिटिव पोल का मतलब पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि M टर्म आपके पास क्या स्ट्रेंथ कर रहा है? पोल स्ट्रेंथ को। वहां पे हम चार्ज वर्ड यूज करते थे, बट ये चार्ज की जगह क्या वर्ड यूज होगी? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट एम्पियर मीटर आती है। ठीक है, डिस्कशन करेंगे बाद जब हम इसका कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो इन दोनों पोल्स के बीच में जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ या मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ। तो अगर सेंटर मान ले, तो सेंटर से जो सेपरेशन होगा L और L होगा, ताकि टोटल कितनी है? 2L। ठीक है, तो इसके अंदर हुए क्या? दो पोल्स हो गए, एक प्लस M और एक माइनस M, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2L। तो ये अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की क्या होगी? नोशन होगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M से लिखते हैं। और ये क्या होता है? ये जो दो टर्म आई हमारे पास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और इसको हम 2L को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, ये टोटल इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है उसका 6/7 होती है। 6/7 पार्ट इनवर्ड दसे हुए हैं दोनों पोल्स में मानने हमें, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे मैक्सिमम। सो जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को M को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मैग्नेटिक लेंथ से या मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ से, सिंपल डाइपोल लेंथ से भी कह सकते हैं। तो M का और 2L का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी डायरेक्शन होती है कहाँ से? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, कहने का मतलब कैपिटल M हुआ स्मॉल m इंटू 2L, क्रॉस नहीं है, इंटू है, और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव पोल मीन्स -m टू +m मीन्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, राइट। जैसे हम करंट लूप की मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ते थे, हम ये कहते हैं कि सपोज ये कोई लूप है, तो इसके अंदर इस फेस से अपर फेस की अगर बात करें, ये करंट कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। जो इस फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा वो कैसा होगा? नॉर्थ फेस बन जाएगा। और सपोज जिस फेस के अंदर, इसका लोअर फेस की बात करो, लोअर फेस के अंदर आप अगर देखेंगे सपोज ये करंट ऐसे चल रहा है, आप इधर तरफ देख रहे हैं और एक बैक साइड है, तो अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इधर से देखने वालों को कैसा लगेगा? वो
देखिए क्लॉकवाइज अगर इस साइड आपकी तरफ ले आए, ऐसे कर रहे थे तो आपकी तरफ तो ये क्या लग रहा था एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वही रोटेशन है, लेकिन आपकी तरफ लेके आए आप कैसे लिख रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक फेस साउथ है तो दूसरा फेस इसका क्या होगा नॉर्थ होगा। तो ये वाला फेस कैसा है सपोज साउथ क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल में अगर दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन बन जाएगी। ये आपके पास हुआ नेगेटिव पोल और ये हो गया पॉजिटिव पोल। तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन होगी नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। तो करंट लूप के लिए अगर करंट भी लेते थे तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल टू द लूप डायरेक्शन जाती थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एम की, और उसका जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं कैपिटल एम इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा जाता था। अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से भी मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन होती है नॉर्मल के अलोंग। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाती है हमारे पास। तो m इज इक्वल टू n i a और डायरेक्शन होती है नॉर्मल के अलोंग। और इस n i टर्म को बोलते हैं एम्पियर टर्न्स। एम्पियर करंट के लिए स्टैंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स, सो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, इसको हमने बोल दिया एम्पियर टर्न्स नंबर, ठीक है। तो एम्पियर टर्न्स को किससे मल्टीप्लाई कर दे एरिया ऑफ द लूप, चाहे लूप कैसा हो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकाल सकते थे, पहले हमने निकाली हुई है। तो इसकी यूनिट करंट की एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की आपने यूनिट बताई एम की, एम लिखते हैं स्मॉल एम इंटू 2n, इसकी यूनिट तो बताई आपने एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट। और लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, और m की यूनिट निकालनी इस m की, ठीक है। तो ये क्या होगा 12 की जो यूनिट है इसको इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 क्या है लेंथ है, ठीक है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो स्मॉल m की ये m से काटना मत भाई, ठीक है, इसको मैं पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूँ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ की क्या आएगी लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट को डिवाइड किया लेंथ की यूनिट से, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट आती है पोल स्ट्रेंथ, तो स्मॉल m वर्ड यूज किया था मैंने, क्या कहता स्मॉल m, तो इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर आ जाती है, एम्पियर मीटर। आप ये ध्यान रखें रिमेंबर करें, पोल स्ट्रेंथ की बोलिए एम्पियर मीटर, तो इसकी मीटर से तो एम्पियर मीटर मीटर मल्टीप्लाई होगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो ध्यान रखें। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिज्म की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारी जो अर्थ है वो इटसेल्फ एक बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रीली सस्पेंड किया बार मैग्नेट, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता, हमेशा और डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट में तो भी नॉर्थ साउथ में आ जाता है, किसी और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में ले जाता तो भी नॉर्थ साउथ में। तो इसका मतलब कुछ ना कोई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डिस्टर्ब कर, तो मैग्नेटिक फोर्स किसका है अर्थ का है। तो अर्थ बिहेव्स एज ए ह्यूज मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स like a huge magnet, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह से मान लेते हैं कि अर्थ को अगर एक स्फीयर माने तो ये उसका हुआ भाई नॉर्थ पोल और ये साउथ, ये होगा आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये होगा आपका ज्योग्राफिकल साउथ। ये वाला जो एक्सिस है ये आपके पास हो गया ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। तो कहता है कि इसके ज्योग्राफिकल एक्सिस के नियर अबाउट कुछ एंगल के ऊपर एक बार हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं, दैट इज अज्यूम टू एग्जिस्ट, जो हमारे ऑब्जर्व फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है, कंसेप्चुअल डिवाइस मानते हैं हमारी ये कि मदद करने के लिए, हमारे कंसेप्ट्स को समझने के लिए कंसेप्चुअल डिवाइस के फॉर्म में हम इसको मान लिया। तो ये हमारे पास इसका मैग्नेट का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो मैग्नेट का क्या होगा साउथ, मैग्नेटिक साउथ, ये ज्योग्राफिकल साउथ है तो ये मैग्नेट का क्या होगा नॉर्थ, नॉर्थ मैग्नेट का, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हुआ क्या मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो एक्सिस होगा कौन सा एक्सिस होगा मैग्नेटिक एक्सिस, और इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और बाद में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में
जो एंगल होता है उसको हम डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। किस किस के बीच में? आपके पास एक तो सपोज ये तो है ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, मीन्स एस एम और ये एन एम, ठीक है। और ये आपके पास है सपोज ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ, तो इनके बीच में जो एंगल है उसको हमने क्या नाम दिया? डिक्लिनेशन। क्या नाम दिया इस थीटा को? डिक्लिनेशन। अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बाद में डिस्कस करेंगे लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर। डिक्लिनेशन ऑफ ए प्लेस थीटा से इंडिकेट करते हैं। बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर इनसे परपेंडिकुलर प्लेन पास करनी हुई, मान लिया अगर मान लो सपोज ये वाला आपका परपेंडिकुलर प्लेन मान ले, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर प्लेन इसका मान ले, तो उन परपेंडिकुलर प्लेन्स को ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो पास होने वाला वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम नाम देंगे भाई ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा वर्टिकल प्लेन उसको हम देंगे क्या नाम? मैग्नेटिक मेरिडियन नाम देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि भाई जो मैग्नेट है, मैग्नेट आयरन कोबाल्ट निकल और उसके एलॉयज को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट attracts pieces of iron, cobalt, nickel and their alloys towards itself. थर्ड प्रॉपर्टी ये जिसके बारे में चाइनीज ने बताया कि अगर हमने किसी रिजिड स्पोर्ट से और कोई अनस्पन थ्रेड का मतलब जैसे लड़ी नहीं गुथी हुई होती एक दूसरे के अंदर, ऐसा थ्रेड हो, लड़ी नहीं गुथी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए, और उससे हमने एक अगर बार मैग्नेट सस्पेंड कर देते हैं तो बार मैग्नेट अप्रोक्सीमेटली आपकी ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग जाकर के रुकता है। सपोज ये वाला आपका ज्योग्राफिकल साउथ है और ये आपके पास है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, तो ये जो बार मैग्नेट आप सस्पेंड कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में? ये साउथ और ये नॉर्थ, राइट। तो चाहे इसको अगर डिस्टर्ब करके फिर फ्री छोड़ दें तो भी ये आ जाकर के रुकेगा, स्टेज इन इक्विलिब्रियम। बार मैग्नेट suspended from rigid support via unspun thread always stays in equilibrium in the approximately geographical NS direction, इसका भी थोड़ा सा और समझते हैं। तो हमने अभी देखा कि अगर किसी रिजिड फोर्स से अनस्पन थ्रेड को लिया और उससे हमने किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, then that bar magnet approximately stays along the geographical north south direction। ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इस बार मैग्नेट के यहाँ पे, तो ये वाला जो एक्सिस है ये तो मैग्नेटिक एक्सिस हुआ और इसके लगभग ये किसके ज्योग्राफिकल एक्सिस का कुछ एंगल बना करके। तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि अगर ये वाला एक्सिस आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस है, मींस ये ज्योग्राफिकल आपका साउथ है और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, बट क्योंकि एग्जैक्टली ये बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं जाती, बट उस ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के साथ कुछ एंगल बना करके, तो उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? थीटा डिक्लिनेशन। हमने कहा था, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो एक्सिस हो गए। ये वाला तो हुआ कौन सा एक्सिस? मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। सपोज मैं इसको इस कलर से दिखा देता हूँ, राइट। ये आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक साउथ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसके साथ कुछ एंगल बना करके
ये वाला एक्सिस है आपका कौन सा, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल साउथ SG और MG, ठीक है। ये वाला एक्सिस है ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये है आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, डिक्लिनेशन। क्या नाम देते हैं, डिक्लिनेशन, थीटा से लिखते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि सपोज ये आपका ये वाला जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस में से कोई वर्टिकल प्लेन मान लीजिए, वर्टिकल प्लेन, तो मैग्नेटिक एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, और ज्योग्राफिकल एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो हमने क्या किया कि सपोज ये वाला आपका मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस था, ठीक है, ये वाला, और इस मैग्नेटिक एक्सिस के एक वर्टिकल प्लेन मान लिया पास होने वाला, ये वर्टिकल प्लेन है सपोज, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन बोल दिया हमने। तो ये वाला जो प्लेन कहलाएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस था, कौन सा एक्सिस था भाई आपके पास, मैग्नेटिक एक्सिस था। कौन सा एक्सिस था, मैग्नेटिक। तो ये आपके पास एक्सिस कौन सा है, मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है उसको क्या नाम दे दिया हमने, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक। और इसके साथ इस मैग्नेटिक एक्सिस ने ज्योग्राफिकल एक्सिस कितने एंगल पे आकर के इक्विलिब्रियम में स्टे किया है, थीटा एंगल के ऊपर। तो आपका ज्योग्राफिकल एक्सिस तो ये था, इसके साथ थीटा एंगल बना करके, हाँ कि नहीं, ये एंगल क्या था, थीटा, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। तो ये वाला जो एक्सिस है आपका, इस एक्सिस को हमने नाम दिया भाई क्या, बताइए क्या नाम दे दिया इसको, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन ये होगा, रोटेट करते हुए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, क्योंकि ये जो एक्सिस है कौन सा, मैग्नेटिक एक्सिस, तो ये वाला कौन सा है, मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाली किसकी है, ज्योग्राफिकल एक्सिस की, तो इसके पहले ये भी ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, राइट। तो आपने क्या कहा कि ये वाला जो प्लेन जो आपके ऑरेंज कलर के स्केच से दिखा रखा है, ये तो कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो पीछे की तरफ ये कौन सा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, जैसे कि ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक बुक है, ठीक है, और मैंने ये माना कि ये जो एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला ये वाला जो प्लेन है, ये कैसा प्लेन हुआ, वर्टिकल प्लेन जो हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर मैंने कहा कि इस मैग्नेटिक एक्सिस के साथ ज्योग्राफिकल एक्सिस ने कितना एंगल पे है, वो थीटा एंगल पे, तो मैंने इस बुक को ऐसे ओपन कर दिया वैसे, ठीक है। तो ये वाला जो है एक्सिस, ये तो कौन सा, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये वाला कौन, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में एंगल कितना, थीटा। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में कितना एंगल, थीटा। मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन हो गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो आप इसको, इस बात को समझ लें कि आपके पास एंगल जो थीटा है वो किस किस के बीच में होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच, या फिर ज्योग्राफिकल एक्सिस के वर्टिकल प्लेन क्या होता है, इसका वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सिस का वर्टिकल प्लेन क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आपका कौन सा है, मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है ये वाला, और ये वाला कौन सा है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। अब आगे समझाने के लिए आगे यूज करना है इस चैप्टर के सेकंड हाफ में, अभी नहीं कर रहे, कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। मींस कंपास रखेंगे तो कंपास की जो पॉइंट करने की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, इस प्लेन के अंदर होगी। कौन से वाले प्लेन के अंदर, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, राइट। तो ये आपके पास कौन होगी, जो कंपास की नीडल है, ठीक है, या डिप की नीडल है। तो इसने जितना इस मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया होगा, इसको आगे कहेंगे हम डिप, डेल्टा क्या कहेंगे, डिप एंगल कहेंगे, या एंगल ऑफ डिप, या इंक्लिनेशन भी कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। ये आगे हमने डिस्कस करना है, और वो तभी आएगा समझ में जब हम पहले ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का कांसेप्ट समझेंगे। तो आप ये समझ गए कि ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल थीटा होता है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर कन्फाइन करता है अपने को, हालांकि उसके कंपोनेंट अलग अलग प्लेन के अंदर निकाले जा सकते हैं रिजोल्व करके। तो अब उस ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड हुआ इधर की तरफ, तभी तो पॉइंट करेगा, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये आपकी सपोज कंपास है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ बी, ठीक है। तो इसने इस ज्योग्राफिकल मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया, उसको क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है, राइट। इतना समझ लो, के बाद में हम दोबारा डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी बार मैग्नेट है, सपोज बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट की इस एक्सिस के अलोंग जो भी लाइन होगी वो लाइन कहलाएगी एक्सियल लाइन। सपोज ये बार मैग्नेट है और इसके दोनों पोल्स के पास होता हुआ एक एक्सिस ड्रा कर ले, तो ये जो लाइन कहलाती है, कौन सी लाइन कहलाती है, एक्सियल लाइन, ठीक है, या एंड ए पोजीशन, एंड ए। और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर इसकी तरफ और सेंटर से पास होने वाली लाइन, वो लाइन कौन सी लाइन कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, राइट। तो एक्सियल लाइन को हम एंड ए पोजीशन बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन को हम ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं, या एंड बी पोजीशन भी बोल देते हैं। हम सिंपल जनरल टर्म यूज करते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वर्ड यूज करते थे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लेते थे पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस ए और ए करके टोटल 2 आ जाता था सेपरेशन। तो इसके इस एक्सिस के ऊपर फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्सिस पे जो आती थी वो कितनी आती थी, 2kp बाय कितना, r क्यूब, ठीक है। और डायरेक्शन किधर आती थी, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। और इक्वेटोरियल लाइन पे अगर निकालते थे, ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड इंटेंसिटी आती थी kp बाय r क्यूब, और ये आती थी एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर उसके अंदर मैंने निकाल रखे हैं, तो आप वहां से इसको देख लेना। उसके बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आएंगे, जैसे वहां निकालते हैं एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 4 आर्टिकल बिल्कुल सिमिलर होंगे उसके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी थोड़ा बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कुछ डिस्टिंक्ट्स को छोड़ के, वो हम मैग्नेटिज्म का जो रोजगार डिस्कस करेंगे तब समझा देंगे। तो हम अगर सपोज इसको बोले कौन सा पोल, पॉजिटिव पोल, और इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल, मींस साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई हमने, कहां से, साउथ से नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालेंगे बी एक्सियल, तो इसके सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा, वो कितना आएगा, 2kp। पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और वो कितनी होती है, m बाय r क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल, और डाइपोल मोमेंट की लिख देते हैं, यहाँ क्या आती है m। और इक्वेटोरियल लाइन का अगर निकालेंगे तो वो आएगा km बाय r क्यूब। r की जगह d डिस्टेंस ले रहे हो तो d क्यूब आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो एंटी पैरेलल आएगी, किसके, डाइपोल मोमेंट की। तो एक बार ये रिजल्ट रिव्यू करने के लिए मैंने थोड़ा यहाँ आपको बताया था, ठीक है। सो इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमने बाद में निकालनी, तो बाद में निकालें। सो फोर्थ प्रॉपर्टी मैग्नेट की है कि मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। और जैसे चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, लाइक चार्ज रिपेल करते थे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते थे, वैसा ही सिमिलर यहाँ है कि लाइक पोल repel each other while
अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब ये मान ले कि हमारे पास एक पोल पॉजिटिव पोल है मींस नॉर्थ पोल, और दूसरा पोल भी पॉजिटिव पोल ही है, तो ये कैसे पोल है? लाइक पोल, और ये लाइक पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। या एक साउथ पोल है मींस नेगेटिव पोल, और दूसरा साउथ पोल है मींस नेगेटिव पोल, तो ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो किस कैसे पोल है? लाइक पोल। और अनलाइक पोल मींस एक पॉजिटिव पोल मींस नॉर्थ पोल और एक नेगेटिव पोल मींस साउथ पोल, हो सकता है इक्वल हो या ना हो स्ट्रेंथ, ठीक है, एक M1 और एक M2, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। या फिर एक नेगेटिव और एक दूसरा पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये एक रिजिड स्पोर्ट है और इस रिजिड स्पोर्ट से आपने कोई एक बार मैग्नेट सस्पेंड कर रखा है, ठीक है, और इसको जिसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, और एक दूसरी बार मैग्नेट इसके नजदीक लेकर के जाते हैं, इस तरह से लेकर जाते हैं कि अगर आप इसका नॉर्थ पोल लेकर के गए तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, तो ये इससे रिपल्शन फील करेगा। क्या फील करेगा? रिपल्शन। बजाय इसके इसकी तरफ साउथ पोल लेकर के गए आप, नॉर्थ था, सॉरी ये साउथ था, ये नॉर्थ था, और यहाँ इसका साउथ पोल लेकर के गए, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन फील करेगा। तो अट्रैक्शन मीन्स या तो खींचेगा अपनी तरफ या दूर धकेलेगा, रिपेल, ठीक है। फोर्स इज पुल और पुश, या तो पुश करेगा या क्या करेगा? पुल करेगा। पुल करने का मतलब अट्रैक्शन और पुश करने का मतलब क्या? रिपल्शन। तो पुश और पुल का मतलब फोर्स, तो इसका मतलब मैग्नेटिक पोल भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो जैसे मैग्नेटिक चार्जेस के लिए फोर्स निकालने के लिए हमारे पास लॉ होता था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे होता है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटो स्टैटिक्स या सिंपल मैग्नेटिक्स भी बोल सकते हैं। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटो स्टैटिक्स ये कहता है कि कोई दो मैग्नेटिक पोल्स होंगे किसी डिफरेंट मैग्नेट्स के, तो वो उनके बीच में अगर अनलाइक पोल है तो अट्रैक्शन आएगी और लाइक पोल है तो रिपल्शन आएगी। तो उस फोर्स का एस्टिमेशन दिया था, और वो फोर्स उन पोल की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा उनके बीच में सेपरेशन कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तीसरा उनके बीच में जो इंटरवेनिंग मीडियम है उसकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास ये एक पोल है जिसकी पोल स्ट्रेंथ से M1 क्या थी, अभी नहीं पता नॉर्थ है कि साउथ है, दूसरा पोल किसी मैग्नेट का था जिसकी पोल स्ट्रेंथ से M2 है, और इनके पोल्स के सेपरेशन है जो वो अगर R है, डी लेना चाहो डी लेना, R लिख देते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, then that force of attraction or repulsion is directly proportional to M1 M2. M1 M2 are not the masses, M1 and M2 are the pole strengths. M1 M2 है क्या? These are the pole strengths. अभी डिफाइन करेंगे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ। The force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of the pole strength. Product of pole strength means जिन पेयर के लिए पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जिनके लिए प्रोडक्ट कम आएगा उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होगी। एंड आल्सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस अगर उन पोल्स के बीच की सेपरेशन कम है तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और पोल्स के बीच में रिपल्शन जो सेपरेशन है वो ज्यादा है तो रिपल्शन कम, इनवर्स होगा। इनवर्स स्केल ऑफ डिस्टेंस जो आप वहां भी पढ़ते थे। तो इन दोनों इफेक्ट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, between pole। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करें इस फर्स्ट रिजल्ट को सेकंड को, तो और F प्रोपोर्शनल टू ऊपर तो हो गया M1 M2 और 1/r स्क्वायर मींस बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइन करने के बाद ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में बदल देते हैं। तो इक्वलिटी में बदलने के लिए कांस्टेंट डाला जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है।
और जिसकी वैल्यू हम पीछे चैप्टर में यूज भी करके आए हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ये कब है? जब आपके पास सिस्टम आपका कैसा है, एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम है। सीजे सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और ये आप अगर कंपेयर करें तो इसको फोर्स को, ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेशन जैसा ही है, फिजिकल टू के Q1 Q2 बाय आर्स के, वहां तो टर्म यूज होती है चार्जेस, या चार्ज की बजाय क्या वर्ड यूज होता है, पोल स्ट्रेंथ यूज होती है, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, इनकी जो यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर मीटर। तो इसको अगर के की वैल्यू रखें तो μ0/4 पाई और m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गया मैग्नेटिक फोर्स के लिए, और इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। F इज इक्वल टू μ0/4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। जबकि ये μ0 टर्म जो है, ये उन दोनों पोल्स के बीच में जो स्पेसिमेन है उसके लिए स्टैंड कर रहा है। अगर एयर है तो μ0 लिखा जाएगा, मीडियम है तो क्या लिखा जाएगा, म्यू। एयर, परमिबिलिटी ऑफ एयर, कि वो मटेरियल अपने में से मैग्नेटिक लाइंस को कितना पैसेज देता है, कितना क्रॉस होने देता है, कितना अलाउ करता है पोल्स को एक दूसरे के बीच में फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, उस डिग्री को बताता है। तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, और अगर मीडियम के लिखे तो म्यू होती है, और म्यू होता है μ0 * μr, पहले हम यूज कर चुके हैं, बता चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी को इस चैप्टर के सेकंड हाफ में, राइट। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे टर्म आई पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ को हम क्या यूनिट होगी वो लिखना चाहते हैं। इस रिलेशन में अगर मैं ये कहूँ कि m1 और m2 दोनों ही इक्वल है, तो इक्वल लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इक्वलेंट लाइक ले ली, और जो उनके बीच में सेपरेशन है वो मैंने 1 मीटर लिख दिया, ठीक है। और उनके बीच में जो फोर्स है वो अगर 10⁻⁷ न्यूटन हो जाए, तो इस इक्वेशन के अंदर रखें, फोर्स को लिखा 10⁻⁷ इक्वल टू ये μ0/4 बाई q * 10⁻⁷ m1 m m2 भी m, और डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर 1, सो इट मींस दैट ये कैंसिल होगा, सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मींस m इज इक्वल टू +-1। तो पोल स्ट्रेंथ आपके पास यूनिटी होगी, यूनिटी मतलब एम्पियर मीटर होगी, 1 एम्पियर मीटर प्लस या माइनस, प्लस फॉर नॉर्थ पोल और माइनस फॉर साउथ पोल। तो किसी पोल की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होगी कब, जब वो इक्वल पोल को, इक्वल एंड लाइक पोल को एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स से क्या करें, रिपेल करें, तो हम पोल स्ट्रेंथ हम कितनी कहेंगे, 1 मीटर। सो पोल स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर इफ it repels equal and like pole with a force of 10⁻⁷ Newton when placed in air at 1 meter. When placed at 1 meter in एयर, ठीक है, राइट। सो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेट की ये है कि अगर किसी मैग्नेट के अगर हम पीसीज में स्प्लिट करें तो जो पोल्स हैं वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ, मींस मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मींस अगर आपने सपोज किसी मैग्नेट के पीसेस कर दिए, आपने उसके अगर 2 पीस में तोड़ दिया उसको, या उसके 3 पीसेस कर दिए, या उससे भी ज्यादा करेंगे, तो भी जो पोल्स है वो सेपरेट नहीं होंगे। अगर ये नॉर्थ था, ये साउथ, तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, मींस मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, मींस मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डू नॉट exist, but magnet exists as a magnetic dipole.
इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते थे कि अकेला चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता था, वे डाइपोल लेते थे +-2, तो अकेला पॉजिटिव चार्ज भी तो हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज से फिर लाइन सभी निकल जाती थी, नेगेटिव चार्ज पे पहुंच जाती थी, ठीक है। तो आपने वहां ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में तो कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर डाइपोल लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे, ठीक है ना, इस तरीके से नेगेटिव पे पॉजिटिव होती थी, कन्वर्ज हो रही होती थी, पॉजिटिव से डाइवर्ज हो रही होती थी, ऐसा ही तो कहा था आपने, बोलिए, राइट। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहे थे, इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन जब मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल के केस में हम देखेंगे मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे बाद में, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से निकलेगी साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, मींस मैग्नेटिक लाइंस कैसे लूप बनाएंगी, दे विल फॉर्म द क्लोज लूप, कैसे लूप बनेगी, क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं बनाती थी, क्लोज लूप नहीं बनाती थी। तो इसके केस में गॉस थ्योरम हम ऐसे लिखते थे, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो कौन है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल गया नेगेटिव चार्ज, मींस आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यूं समझे कि हमारे पास एक रूम है जिसके 2 दरवाजे हो, ठीक है, और सपोज एक को नॉर्थ बोल दे, एक को बोल दे साउथ, तो लाइंस निकलेगी नॉर्थ से साउथ और अंदर चलेगी साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, क्लोज लूप, कैसे लूप बनाएंगे, क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, और क्लोज लूप तभी बनेगी जब ये 2 दरवाजे होंगे, एक दरवाजा होगा तो यहाँ से 10 लोग निकल गए तो नेट डाइवर्जेंस आ जाएगी, या नेट क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंस। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, तो ऐसे ही गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स लिखी जाती है, B डॉट ds इज इक्वल टू होता है 0, इसको ऐसे लिख देते हैं आगे की टर्म में, डाइवर्जेंस दोबारा फिर समझाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है जीरो, DIV का मतलब डाइवर्जेंस, अगर कुल दिख रहा हो तो जितने निकले यहाँ से उतने एंटर कर गए, तो जितने प्लस उतने ही माइनस, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स कौन है, कहाँ से दौड़ स्टार्ट करी आपने, यहाँ से करी, यहाँ से करी, यहाँ से करी, ये तो ओपन एंडेड है ही नहीं, ओपन एंडेड होता तो बता देते, तो ये तो कैसा है, क्लोज है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, क्लोज लूप बनाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे लूप बनाएगी, क्लोज लूप, और क्लोज लूप कब बनेंगे, जब नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं, कहने का मतलब ये टर्म जीरो, अगर मैं लो सपोज क्लोज इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू इसकी तरह लिखा होता तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई और प्लस m किसके लिए, नॉर्थ पोल के लिए, तो ये टर्म नॉन जीरो हो जाती, लेकिन जीरो तो इसका मतलब इसके साथ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं, -m, मींस ये तो कौन है, नॉर्थ पोल का कंट्रीब्यूशन है, साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ का दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर के नेट डाइवर्जेंस कितनी आ गई, 0 आ गई, तो B डॉट ds इज इक्वल टू ऐसे लिखा जाता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई प्लस m मींस नॉर्थ पोल प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई माइनस m मींस साउथ पोल, और दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना, 0। तो इससे ये बात पता चलता है, अगर आपको ये कहे कि मैग्नेटिक मोनोपोल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो सिंपल ये लिख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 ये, या सिंपल एक वर्ड ये लिख सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप ये, या फिर यूं कह सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तीनों में से 3 वर्ड को में से किसी को भी लिखा जा सकता है, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी भी मैग्नेट को अगर तोड़ेंगे तो वो जो पोल पीसेस है वो सेपरेट नहीं होते, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने ये बताया था कि मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जा सकता है, आपने कोई सॉफ्ट आयरन का पीस लेकर के और धरती के अंदर दबा दे और कुछ टाइम के बाद निकाल देते हैं अर्थ के अंदर दबाने के बाद, तो दैट इज फाउंड टू हैव ए वीक मैग्नेटिज्म, छोटा सा मैग्नेटिज्म उसके पास आ जाता है, थोड़ा सा पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है, सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट के ऊपर मैंने एक स्टील की स्ट्रिप रखी है और इसको मैं ऐसे करूं और यूं उठा करके ले आऊं और इसके ऊपर इस तरह से बार बार ये इसको ऐसे उठा के ले आए घिस करके और ऐसे फिर ये आ गई, फिर ये इस तरीके से, तो इस तरह से ये प्रोसेस अगर चलाते रहें यूं कंटिन्यूअसली इस तरह ऊपर
तो ये जो स्ट्रिप है ये भी क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। या अर्थ होता है, अर्थ के अंदर कोई पीस आपने क्या कर दिया, बुरी कर दिया, तो नेगेटिव फील्ड लाइंस जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वो उसको क्रॉस करेगी, तो भी इसको मैग्नेटाइज करेगी, तो वो मटेरियल भी अपने अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लेता है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बार देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन पीस है और एक मैग्नेट है, और बिल्कुल सेम कलर सेम वेट, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा मैग्नेट है कौन सा आपके पास सिंपल बार है। तो आप इसके लिए वर्ड ये ध्यान रखना कि रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेट होने का अगर केवल अट्रैक्शन है तो उससे जरूरी नहीं कि वो आपके पास मैग्नेट ही वो बार भी हो सकती है, लेकिन अगर रिपल्शन शो कर रहा है तो सपोज आपके पास एक एक्स्ट्रा मैग्नेट लिया है और उसको अगर आप लेकर के जाओगे उस मैग्नेट के नजदीक में, जो बार थी या बार में था पता नहीं, लेकिन ये आपने थर्ड ली थी, तो इसके नजदीक अगर देखते इस फेस से भी अट्रैक्शन और इस फेस से भी अट्रैक्शन, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल आयरन बार। लेकिन अगर एक फेस से तो क्या करें, जैसे सपोज यहाँ पे इससे तो क्या हो रही है, अट्रैक्शन शो कर रही है, और इस फेस को अगर लेकर के आए तो क्या करें, रिपल्शन। ये फेस मान लो ए और ये बी से अट्रैक्शन है, तो अगर ए लेकर के आएंगे इसके नजदीक, ये कर दिया ए फेस और ये बी, तो अब क्या करेगा, ये रिपल्शन शो करेगा। तो जिसका मतलब जिसमें रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होते हैं, जिसमें अट्रैक्शन होने का मतलब तो क्या है, मैग्नेटिज्म होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिपल्शन होने का मतलब क्या है, मैग्नेटिज्म। सो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये है कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बना सकते हैं किससे, आयरन एंड इट्स एलॉयज, आयरन एंड इट्स एलॉयज, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेट की थी। इसके बाद हम बार मैग्नेट के एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालें, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।